चलो अभी यस। हाँ भाई अभी ध्यान दो सब। हाँ बातें बंद। सो बाई बैक ऑफ शेयर्स। कल अपन ने क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पहला पॉइंट डिस्कस किया और वो ये था कि अगर एग्जिस्टिंग शेयर्स जिनका बाईबैक होना है वो पार्टली पेड हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, फुली पेड। और फुली पेड करने के लिए वही फाइनल कॉल ड्यू करो, पैसा रिसीव करो। तो जिस क्वेश्चन में भी पार्टली पेड शेयर्स दिखे सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए अरे इनको फुली पेड भी करना है। ओके, ये नहीं क्वेश्चन है तो लास्ट तक बोला ही नहीं कि इनको फुली पेड करना है, क्वेश्चन बोलेगा ही नहीं, लॉ पहले ही बोल चुका है। मतलब इस चैप्टर में अपने को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के साथ साथ लॉ की रिक्वायरमेंट भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट कंडीशन, हाँ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा है, टू द एक्सटेंट ऑफ, हाँ व्हाट द वर्ड यूज्ड इज फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स जो आप बाईबैक कर रहे हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बाईबैक देयर मस्ट बी, क्या लिखा है, ईदर प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ, क्या लिखा है भाई, डिफरेंट class of shares. So there must be either proceeds of fresh issue of different class of shares or क्या लिखा है भाई, creation of capital redemption reserve और लास्ट में और a combination of both. Okay. So if I frame it in form of an equation, it is जितना मेरा फेस वैल्यू ऑफ शेयर बाईबैक है उसके बराबर या तो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स होना चाहिए या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व या दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके, सो दोनों में से एक भी चलेगा, या तो ये या कॉम्बिनेशन में दोनों भी चलेंगे। तो आई कैन से दिस प्लस दिस। ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस रिक्वायरमेंट। सपोज वी प्लान टू बाई बैक 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्राइस ऑफ 50। ओके, तो 10,000 शेयर हमको खरीदने हैं, फेस वैल्यू 10 रुपये है और ख़रीदने वाले किस रेट पर हैं, 50 रुपये में, क्योंकि मार्केट से जब आप खरीदते हो या शोल्डर से आप ओपन ऑफर लेकर के जब भी खरीदोगे तो मार्केट प्राइस से कुछ ज़्यादा ही होगा। अच्छा, मार्केट प्राइस ऐसा तो है नहीं फेस वैल्यू के बराबर ही होती है। आज की तारीख में लिस्टेड कंपनी इसके शेयर में सबसे महंगा कौन सा है, MRF, कुछ 75-80 हज़ार का भाव होगा, फेस वैल्यू फिर भी ठीक है 10 रुपये है। ओके, हाँ बाकी तो आधे इसके ज़्यादा तो आजकल फेस वैल्यू ही 10 रुपये नहीं होती। हाँ, TCS फेस वैल्यू 1 रुपया है और 4500 में बाई बैक हो रहा है। मतलब एंट्री जब होगी ना, शेयर कैपिटल डेबिट 1 रुपया, प्रीमियम डेबिट 4,499 रुपये, टू बैंक 4,500 रुपये। ओके, तो यहाँ पर ये जो रिक्वायरमेंट है, हाँ ये किसको फोकस कर रही है भाई, ओके, सो इट इज टॉकिंग ऑफ दिस 10 रुपीज। सो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बाई बैक, हाँ इस वाले एग्जाम्पल में 10,000 शेयर मैं खरीदने वाला हूँ, 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला कितने में, 50 रुपये में, तो 50 रुपये में से 10 रुपया तो फेस वैल्यू का है और 40 रुपीज़ किसका है, प्रीमियम का। सो दिस कंडीशन इज नॉट टॉकिंग ऑफ प्रीमियम, दिस इज टॉकिंग ऑफ फेस वैल्यू। तो जितने आपने फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बाईबैक करने हैं, हाँ इस एग्जांपल में आई से माय फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक इज 10,000 शेयर्स इनटू 10, इट कम्स टू 1 लाख रुपीस। 10,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से 1 लाख हुआ। देखिए पैसा तो मेरा कितना जाने वाला है, 10,000 शेयर्स पे 50 रुपये के हिसाब से पेमेंट कितना होएगा मेरा, 5 लाख रुपीस। दिस कंडीशन इज सेइंग कि इसमें से जो कैपिटल वाला पोर्शन है, जो फेस वैल्यू वाला पोर्शन है विच इज़ 1 लाख रुपीस, उसके बराबर या तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, फ्रेश इश्यू ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स करना पड़ेगा। मीन्स या तो उसके बराबर
फ्रेश इश्यू से 1 लाख रुपीज़ ला क्या हो, या अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाओ। और अगर आप दोनों में से एक एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहते, सपोज यू प्लान हम 60,000 फ्रेश इशू से रेस करेंगे, तो रिमेनिंग 40,000 क्या करना पड़ेगा, CRR बनाना पड़ेगा। ओके, अब ये CRR क्या होता है एंड प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू क्या है। अच्छा, ये है क्यों, तो अपन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी सेम एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन यही रिक्वायरमेंट है, जितना फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे उसके बराबर प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू या CRR होना चाहिए। ओके, दिस रिक्वायरमेंट हैज़ बीन मेड इन लॉ टू सेफ गार्ड द क्रेडिटर्स। ओके, जो हमारे आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है, जो पैसा मांगते हैं, उनकी रिस्क को इंक्रीज नहीं करना है, उनकी रिस्क बढ़ नहीं जाए, इसके लिए कंडीशन डाली हुई है। अब अपने को इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो फेस वैल्यू याद रखिएगा, मतलब 50 रुपये नहीं, मेरे को सिर्फ किसका ध्यान रखना है यहाँ पे, 10 रुपये। या वो TCS वाला एक शेयर 4500 रुपये में अगर ख़रीदा जा रहा है, 1 रुपये वाला शेयर 4500 में ख़रीदा जा रहा है, तो ये कंडीशन 4500 रुपये की बात नहीं कर रही है, ये सिर्फ उस 1 रुपये की बात कर रही है। बाकी 4,499 रुपये, ठीक है, अगली कंडीशन में है। तो यहाँ पर जितना फेस वैल्यू ऑफ शेयर बाईबैक करते हैं लॉसेस, उसके बराबर प्रोसीड्स। प्रोसीड्स वर्ड का मतलब क्या होता है भाई, है जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीड्स, इनफ्लो, पैसा कितना आया। ओके, सो प्रोसीड्स मीन्स कैश रिसीव्ड। सो प्रोसीड्स ऑफ किसका चाहिए भाई, फ्रेश इश्यू का चाहिए, और वो भी कौन सा होना चाहिए, शेयर्स का। कौन से शेयर्स होने चाहिए, डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स। नाउ अंडरस्टैंड, सो लॉ ने ये कह दिया कि अगर मान लीजिए आप इक्विटी शेयर्स का बाईबैक कर रहे हो, तो जितना आपकी कैपिटल कम हो रही है, इसको मैथमेटिकली समझिए, बैलेंस शीट में जैसे ही आप बाईबैक करेंगे आपकी शेयर कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होगी। कितने से रिड्यूस होगी, 50 रुपये से या 10 रुपये से, 10 रुपये से। ओके, सो लॉ सेज जितनी आपकी शेयर कैपिटल की रिडक्शन होएगा वो फेस वैल्यू के बराबर होगा, उसके बराबर हमको नई कैपिटल चाहिए, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स। हाँ, आपने कहा हम इक्विटी शेयर बाईबैक कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल हम 1 लाख से कम करेंगे सपोज, तो कोई बात नहीं, ये 1 लाख जा रहा है तो नया 1 लाख रुपया लेकर के आइए, किससे, फ्रेश इश्यू ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स। मान लीजिए आपने कहा ओके हम प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर देंगे, तो 1 लाख रुपया ये कैपिटल कम हुई, तो उसकी जगह नया 1 लाख रुपया आ गया इन फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आपने कहा नहीं, हमको तो नए शेयर इश्यू नहीं करने, तो फिर दूसरा इलाज क्या है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नाम क्या है इसका, कैपिटल के रिडम्पशन के लिए रिजर्व बनाया, क्योंकि कैपिटल का क्या हो रहा है, रिडम्पशन ही हो रहा है। चाहे इक्विटी शेयर का बाईबैक करो, चाहे प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करो, है तो शेयर्स ही। और शेयर्स को जब आप रिडीम करते हो, वापस पैसा देते हो, तो इट इज़ रिडम्पशन। तो उसके केस में वी हैव दिस रिजर्व कॉल्ड एज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आप कहेंगे ये कैसे बनता है, कहाँ से आता है, तो देखिए कंपनीज में देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। कंपनीज में जितना भी नेट प्रॉफिट अर्न होता है, इट नेवर गोज़ टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो बैलेंस शीट में किस नाम से आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये बैलेंस शीट का हेडिंग होता है। इसमें अब आप कहेंगे P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस भी होगा। अच्छा, कई बार कंपनीज जो प्रॉफिट अर्न किया उसको चाहे तो कुछ दूसरे रिजर्व में भी क्या कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है। जैसे आपने नाम सुना होगा जनरल। अच्छा, ये जो शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू करते हैं, जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आपका आता है, वो भी यहीं पर आता है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। फॉरफीचर रीइश्यू में आप लोगों ने कैपिटल रिजर्व बनाया होगा, कैपिटल रिजर्व आया था ना, कि रीइश्यू करने पे फॉरफीचर का जो बैलेंस बचा कैपिटल रिजर्व में जाता था, तो वो कैपिटल रिजर्व भी यहीं पर आता है। पार्टनरशिप में आप लोगों ने रीवैल्यूएशन किया होगा एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम पे, पार्टनरशिप की नहीं। तो अगर मान लीजिए कोई फिक्स्ड एसेट जो आपने 10 लाख में खरीदी,
आज उसकी वैल्यू 15 लाख हो गई, तो AS10 फिक्स्ड एसेट्स वाला वो कहता है 15 लाख कर सकते हो बैलेंस शीट में, एक एंट्री कर दीजिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, हाँ, टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। पार्टनरशिप में तो वो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में डाल देते हैं, कंपनी में तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है, कंपनी में कैपिटल अलग है, रिजर्व्स अलग है, तो रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया वो भी बैलेंस शीट में आता है, ओके, रीवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से। उसके अलावा भी देयर कैन बी न्यूमरस अदर रिजर्व्स। कई बार अब आप जब इनकम टैक्स पढ़ना शुरू करेंगे, वो इनकम टैक्स वाले भी कहते हैं टैक्स बचाना है, क्या बचाना है, तो ठीक है पिनल में से इतना प्रॉफिट इस रिजर्व में शिफ्ट कर दो, फिर इस रिजर्व को इतने साल तक हाथ मत लगाना भाई, इतने टाइम तक वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंट रिजर्व्स। अब उसी तरह से ये एक रिजर्व है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन पे और बाईबैक के टाइम पे बनाया जाता है। मीन्स अगर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर रहे हैं उसमें भी सेम कंडीशन है, जितनी प्रेफरेंस कैपिटल जा रही है वापस नई कैपिटल लाओ, और अगर नई कैपिटल आप नहीं लाना चाहते, आपने कहा नहीं ये तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, फ्रेश इश्यू तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको पैसे चाहिए ही नहीं, तो ठीक है आपके जो रिजर्व्स पड़े हैं उनमें से कुछ अमाउंट क्या कर दीजिए, एक नए रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दीजिए और उसका नाम क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। मान लीजिए पिनल अकाउंट में आपका 5 लाख रुपया पड़ा था, आपने 5 लाख रुपए में से, हाँ अगर कैपिटल 1 लाख जा रही है तो मैं यहाँ पे 1 लाख का क्या करूँगा, रिजर्व क्रिएट करूँगा, और पिनल अकाउंट में से 1 लाख कम होकर के कितना रह जाएगा, 4 लाख रुपए। अच्छा, रिजर्व बनाने के लिए कोई बार वालों की ज़रूरत नहीं है, होता है ना, आपने कहा मेरे पास 10,000 रुपये पड़े हैं, इसमें से मैं 2,000 रुपये अब कभी खर्च नहीं करूँगा, तो उठा के उसको लॉकर में डाल दो, तब उसमें 2,000 रुपये बाहर से लाने की ज़रूरत थोड़ी है, प्रॉफिट्स आपके पास ही थे, उसी प्रॉफिट का सिर्फ फॉर्मेट क्या हो गया है, चेंज हो गया है। नाउ वी ट्रांसफर इट टू दिस न्यू रिजर्व। आप कहेंगे इससे क्या होता है, तो देखिए भाई, P&L अकाउंट के अंदर कोई पैसा अगर पड़ा है, बैलेंस पड़ा है, तो कंपनी इन P&L अकाउंट के बैलेंस को यूज़ कर सकती है डिविडेंड देने के लिए, कोई मना नहीं है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटना है, प्रॉफिट होना चाहिए, बांट दीजिए, पूरा का पूरा P&L बांट दीजिए, कोई रोक नहीं सकता। क्रेडिटर भी भले कितने ही चिल्लाएं, क्या रे डिविडेंड क्यों दे रहे हो, पहले हमारे पैसे दो, लॉसेज, ऐसा थोड़ी चलेगा। मतलब किसी ने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, जब तक क्रेडिटर को नहीं चुकाएगा मतलब घर भी नहीं जाए वो अपने, ऐसे थोड़ी होगा। प्रॉफिट जो कमाया है वो तो ऑफकोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो अगर P&L में पैसा पड़ा है, ओके, P&L में बैलेंस पड़ा है, तो ऑब्वियसली इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इसको ऐसे समझिए, आप कहेंगे P&L से कैसे डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड तो बैंक से देते हैं भाई, डिविडेंड देने के लिए बैंक बैलेंस चाहिए। बट अंडरस्टैंड, सामने मान लीजिए मेरे पास बैंक बैलेंस भी है 5 लाख का और P&L अकाउंट में भी 5 लाख है। अब अगर मुझे डिविडेंड देना है तो डिविडेंड की एंट्री क्या होगी, पहले आप कहेंगे P&L में से एक अमाउंट ट्रांसफ़र करो, किसमें, डिविडेंड अकाउंट में। P&L अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल अकाउंट, कितना, 5 लाख रुपए। फिर अगली एंट्री क्या हो जाएगी, डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख रुपीज़। अच्छा, इतनी तो मैक्स आपको बताइए, बैलेंस शीट के बैंक बैलेंस में अगर 5 लाख कम करूँगा तो डबल एंट्री सिस्टम से दूसरा अकाउंट पे तो इफेक्ट आएगा, और वो कौन सा होगा, P&L अकाउंट। नाउ लॉसेस, आप अगर रिडम्पशन कर रहे हैं तो अगर फ्रेश इश्यू नहीं कर रहे हो तो एक काम करो, CRR बना लो। CRR बनाने के लिए मुझे P&L की हेल्प चाहिएगी, तो मैं P&L में से 5 लाख में से 1 लाख इधर शिफ्ट कर दूंगा। P&L में कितना बैलेंस बचेगा, 4 लाख रुपए। तो अब मैं डिविडेंड 5 लाख का नहीं दे सकता, 4 लाख का ही दूंगा। कुल मिला के अब इसको ऐसे समझिए, अगर मैं मेरे शेयर होल्डर्स को कैपिटल के पैसे वापस देना चाहता हूँ तो ठीक है, डिविडेंड का पैसा रोक लो, डिविडेंड का पैसा रोक लो। अदरवाइज शेयर होल्डर को मैं डिविडेंड के कितने पैसे बांटने वाला था, 5 लाख रुपए। अब हमने कहा नहीं, बाईबैक में उनको 1 लाख रुपया कैपिटल का भेजना है, तो ठीक है कैपिटल का भेज दो। तो इस बार डिविडेंड 5 लाख नहीं, कितना होएगा, 4 लाख रुपए। घूम फिर के वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। और अगर आप 5 लाख भी बांटना चाहते हो और 1 लाख भी देना चाहते हो तो फिर एक काम करो, नए ग्राहक ढूंढो, नए शोल्डर ढूंढो जो आपको 1 लाख रुपया कैपिटल का दे दे। मतलब या तो कैपिटल के बदले में कैपिटल, समझ गए, ये कैपिटल जा रही है तो नई कैपिटल चाहिए, या अगर नई कैपिटल नहीं आ रही है
तो जो डिविडेंड के फॉर्म में पैसे जाने वाले थे उसको आप क्या करिए, रोक दीजिए। और वो रुकता कैसे है? बैंक में कुछ रोक लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो पीएनएल को जनरल कैपिटल रिजर्व में डाल दीजिए, तो ऑटोमेटिकली बैंक में भले ही 50 लाख भी पड़े हों, अगर पीएनएल में 4 लाख रुपए ही हैं तो डिविडेंड 4 लाख से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, बिकॉज लॉ बीच में आ जाएगा कि डिविडेंड तो सिर्फ किस में से दिया जा सकता है, प्रॉफिट्स में से। और प्रॉफिट अब आपका 5 लाख नहीं रहा, कितना हो गया, 4 लाख, तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी रिड्यूस्ड। तो आप कहेंगे ठीक है ये हम बना तो देंगे, फिर इसका यूज़ क्या आता है? तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कंपनी लॉ के हिसाब से सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के तो आपने 4-5 यूज़ पड़े होंगे, उसमें भी लग रहा होगा ना इधर नहीं जाएगा उधर नहीं जाएगा, बस ये 4-5 जगह ही काम आ सकता है। क्या आप प्रीमियम में से डिविडेंड दे सकते हो? है ही नहीं, लॉ में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, प्रीमियम से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। उसी तरह से जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, ये डिविडेंड तो छोड़ो, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी छोड़ो, और भी आपने पढ़ा होगा ना, अंडर राइटिंग कमीशन राइट ऑफ कर सकते हो प्रीमियम में से, तो कुछ भी काम नहीं आ सकता। सीआरआर का एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज़ है लॉ में, और वो है बोनस शेयर्स। बोनस में कंपनी अपने शोल्डर्स को शेयर दे सकती है। घूम फिर के लास्ट में जब भी बोनस देंगे ना, तो ये भी घूम फिर के कहाँ पहुँचेगा, कैपिटल में। बोनस देने का मतलब क्या होता है कि हमारे रिजर्व्स कम होंगे और शेयर कैपिटल बढ़ेगी, तो उस वक्त भी अमाउंट यहाँ से शिफ्ट होकर के कहाँ आएगा, इधर। तो अल्टीमेटली देखिए लॉजिक क्या हुआ, जितनी आज आपकी फेस वैल्यू रिड्यूस हो रही है, या तो आज ही नई फ्रेश इशू से पैसा ले आओ, आज नहीं लेना चाहते तो एक काम करो सीआरआर बना लो, और वो सीआरआर भी अल्टीमेटली एक ना एक दिन वापस से कहाँ पहुँचेगा, शेयर कैपिटल में। या इसको दूसरे तरीके से समझें, जितना शेयर होल्डर के घर आप कैपिटल का पैसा भेजने वाले हो, या तो उतना ही पैसा नए शेयर होल्डर से लेके आओ, नए मतलब डिफरेंट क्लास, और अगर वो नहीं करना चाहते तो जो उनके लिए डिविडेंड का पैसा घर भेजने वाले थे उतना पैसा रोक लो। पहली बात हुई, आपने किसी से 1 लाख का लोन लिया और उसका 10,000 इंटरेस्ट भी हो गया, 1,10,000। अब उसने कहा पैसे चुकाओ, आपने 25,000 दिए। अब या तो उस 25,000 में से आप कह दो भाई ब्याज के 10,000 दिए, या प्रिंसिपल के 15 दिए, या ये कह दो प्रिंसिपल के 15 दिए तो ब्याज बाकी रह जाएगा। कुल मिलाकर के पेमेंट तो कितना होएगा, 25 ही। तो वैसे ही शेयर होल्डर को फाइनली आप कहेंगे 5 लाख रुपए दे बांट सकते हैं, या तो डिविडेंड के 5 लाख दे दो, फिर बॉय बैक नहीं होगा, या ये 1 लाख दे दो, तो इसमें से 5 में से कितना दोगे, 4 लाख, क्योंकि 1 लाख रुपए हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। क्लियर? अब इसको थोड़ा टेक्निकली समझ लेते हैं। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ डिफरेंट क्लास, मतलब अगर मैं इक्विटी शेयर बाईबैक कर रहा हूँ तो वापस फ्रेश इश्यू इक्विटी शेयर का नहीं हो सकता। फिर तो आप कहेंगे मतलब ही क्या रहा, बाईबैक का ऑब्जेक्टिव क्या था, कैपिटल कम करनी है। आपने कहा हाँ 10,000 शेयर बाईबैक करो, 10,000 ही नए इशू कर दो, तो फिर माता बच्ची क्यों कर रहे हो, जहाँ बैठे रहो। हाँ, बट अगर मैं इक्विटी बाईबैक कर रहा हूँ उसके बदले में प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूँ, चलेगा। हाँ, वैसे डिफरेंट क्लास का मतलब ये नहीं होता कि इक्विटी के बदले में प्रेफरेंस ही होना चाहिए। मैं पब्लिक वाले इक्विटी शेयर बाईबैक कर रहा हूँ, स्वेट इक्विटी दे सकता हूँ कि उसकी क्लास अलग होती है, या स्वेट इक्विटी बाईबैक कर रहा हूँ तो पब्लिक इश्यू वाले शेयर्स दे सकता हूँ, क्योंकि कंपनीज आर नाउ परमिटेड टू इशू इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंट क्लासेस। तो मान लीजिए क्वेश्चन ने दे दिया क्लास ए क्लास बी इक्विटी शेयर, तो क्लास ए का अगर मैं इक्विटी शेयर बाईबैक कर रहा हूँ तो क्लास बी का कर सकता हूँ इशू। हाँ, नॉर्मल कोर्स में आप यही कहेंगे इक्विटी बाईबैक कर रहा हूँ तो प्रेफरेंस शेयर इशू कर दूँ। आप कहेंगे डिबेंचर कर दूँ, चलेगा क्या? हाँ, बात हो रही है किसकी, शेयर्स की। डिबेंचर नहीं चलेगा, रीज़न कैपिटल के बदले में कैपिटल चाहिए। डिबेंचर इज़ नॉट कैपिटल, इट इज़ पार्ट ऑफ लोन। हाँ, लोन लेकर के आप कैपिटल का रीपेमेंट नहीं कर सकते। क्लियर? अब नेक्स्ट इज वर्ड यूज्ड इज प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू होना चाहिए। डिफरेंट क्लास तो हो गया, चलो इक्विटी के बदले में प्रेफरेंस। आप कहेंगे फ्रेश इश्यू क्या होता है, ताज़ा क्या होता है, पुराना क्या होता है? तो सपोज हमारे एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वी हैव से 3 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, 5 पेड अप,
1.5 लाख, सॉरी 3 लाख शेयर है, अच्छा 15 लाख रुपए हो गए। अब कंपनी ने कहा ओके बाईबैक करना है, 1 लाख रुपीज़ की फेस वैल्यू का बाईबैक है, तो 1 लाख का प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर चाहिए। आपने एक काम करो, इनके 5 रुपये तो मंगाए हुए थे पहले से, इनके 5 रुपये और मंगवा लेते हैं। 5 रुपये और मंगाते ही प्रोसीड्स कितनी आएगी, 15 लाख रुपए। प्रोसीड्स ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स आएगा, बट वो फ्रेश इश्यू नहीं है। कारण ये तो पहले से इश्यू हो रखे थे। ये लॉ क्या कहता है कि नए शेयर इश्यू करो। पुराने शेयर का कॉल मनी मंगवा रहे हो, वो प्रोसीड्स तो है, डिफरेंट क्लास भी है, पर फ्रेश इश्यू का नहीं है। इसका लॉजिक ये है, रीज़न ये है, ये तो बाईबैक करो चाहे नहीं करो, ये पैसा तो आना ही था, आज नहीं तो कल आना ही था। इसमें आपने क्या कुछ नया काम कर लिया, पर हमारी रिक्वायरमेंट तो क्या है, अगर आप बाईबैक कर रहे हो तो उसके बराबर नया पैसा वापस चाहिए। ओके, पुराना पैसा जो आने वाला था वो आप लेकर के आ गए, दैट इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड। इसका मतलब अगर मुझे बाईबैक करना है तो मेरे को नए शेयर और इशू करने पड़ेंगे। पुराने भले ही दुनिया भर के पैसे आने हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये हुआ बाईबैक के पर्पस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश इश्यू करना पड़ेगा। मींस देखिए, आप लोग अभी पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस। कंपनीज को जब भी शेयर इशू करने होते हैं दे इशू अ प्रोस्पेक्टस, और प्रोस्पेक्टस के अंदर पर्पस ऑफ इशू लिखना पड़ता है कि हम ये शेयर किस लिए इशू कर रहे हैं। तो वो पर्पस ही क्या होना चाहिए, बाईबैक। तो अगर आपने बाईबैक के लिए शेयर इशू किए हैं तो ही वो कंसिडर होगा, अदरवाइज पहले से और कोई पर्पस के लिए शेयर इशू किए हुए थे, उनका पैसा आ रहा है, दैट इज नॉट काउंटेड। ओके, तो इसका मतलब आपको स्पेसिफिक नया इशू करना पड़ेगा और वो बाईबैक के पर्पस के लिए होना चाहिए। लास्ट टर्म है प्रोसीड्स। सपोज आपने कहा ओके भाई नए शेयर इशू कर देते हैं, तो आपने कहा एक काम करो भाई 20,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं अपन, 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, या चलो 10,000 प्रेफरेंस शेयर, 10,000 का ही था ना बाईबैक। आपने कहा चलो 1 लाख का गणित मिलाना है, ठीक है, काम करो 10,000 नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो ऑफ 10 ईच, और इनसे अभी 3 रुपये मंगा लो, 7 रुपये बाद में मंगा लेंगे। तो अब प्रोसीड्स फेस वैल्यू से काउंट करूं तो कितना हो रहा है भाई, फेस वैल्यू से काउंट करूं तो 10 रुपये के हिसाब से 1 लाख हो रहा है। पैसा जो आया है उससे काउंट करूं तो 30,000 ही आया है। तो अब कौन सा वाला काउंट करें भाई, 30,000 या 1 लाख रुपए। तो देखिए प्रोसीड्स ऊपर लिखा भी था, पैसा कितना आया। आप कहेंगे इतनी क्या ज़बरदस्ती है भाई, 3 रुपये अभी ले लिए, बाईबैक के बाद बाकी के 7 रुपये लेने ही हैं। लॉ कहता है बाई चांस वो 7 रुपया नहीं दे तो आप तो फोरफिट कर लोगे, तो फाइनली कैश रिसीव्ड कितना होकर के रह जाएगा, 30,000। जबकि शोल्डर को आज कितने पैसे दे दोगे आप, पुराने वालों को 1 लाख। बोले हम इतनी बेवकूफ़ी नहीं होने देंगे, लाख रुपए अगर जा रहे हैं पहले नए लाख रुपए चाहिए, ठीक है, बाद में ले जाने देंगे, नहीं तो ले जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो वी जस्ट वांट कलेक्शन टू बी मेड बिफोर बाईबैक। बाईबैक के बाद आप भले दुनिया भर की कितनी बातें कर लो, आपने कहा मैंने 1 लाख शेयर इशू कर दिए हैं, अभी 50 पैसे ले रहा हूँ, ठीक है, बाद में 9.5 रुपये और लूँगा, इतने पैसे ले लूँगा, अब और क्या चाहिए। आए कितने हैं, 1 लाख शेयर इंटू 50 पैसे कितना हुआ, 50,000। तो प्रोसीड्स कितना काउंट होगा, 50,000। या तो बाईबैक 1 लाख का मत करो, या अगर 1 लाख का बाईबैक करना है, फ्रेश इशू अगर 50,000 का ही हुआ है तो बाकी 50,000 का इच्छा हो चाहे नहीं हो CRR बनाना ही पड़ेगा। ओके, इस एग्जाम्पल में आई से 10,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज़, तो प्रोसीड्स में कितना काउंट होगा, 30,000, तो CRR कितना बनाना पड़ेगा, 70,000। ओके, सो प्रोसीड्स मीन्स कैश रिसीव्ड बिफोर बाईबैक डेट। बाईबैक तक जितना जितना पैसा आ गया वही काउंट होगा। आपने कहा मैंने 7 रुपये कॉल मनी भी मंगवा ली, लोगों ने दी नहीं अभी तक, तो काउंट नहीं होगी। आधे लोगों ने दे दी, जितना पैसा आता गया वो प्रोसीड्स में ऐड होता जाएगा, जो पैसा नहीं आया वो कंसिडर नहीं होगा। ओके, सो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीड्स। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ऑफ 10 ईच एट द रेट ऑफ 12 प्रीमियम पे शेयर इश्यू किए,
हाँ जी, और पूरे पैसे मंगा लिए हैं, तो अब प्रोसीड्स कितना काउंट होगा? सिर्फ कैपिटल वाला पोर्शन या प्रीमियम भी? और मान लो शेयर कम कर देता हूँ, 5,000 कर देता हूँ, तो अब क्या करूँ, 50,000 लूँ या 60,000 लूँ? 50 क्यों? तो प्रोसीड्स पैसा तो 60,000 ही आया ना। तो देखिए, वैसे तो आप कहेंगे प्रोसीड्स तो 60 आई है, बट यहाँ खून का बदला खून, कैपिटल के बदले कैपिटल चाहिए। ओके, बाकी प्रीमियम ये नोन आलतू फालतू कुछ भी साथ में ले आओ, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। द लॉ रिक्वायर्स कि हमने यहाँ पे भी कौन सी बात बोली है, फेस वैल्यू, तो इधर भी सामने किसकी बात हो रही है, फेस वैल्यू की। ओके, आप प्रीमियम लाए हैं, बहुत अच्छी बात है, हम वो अगली कंडीशन में देखेंगे कि प्रीमियम के बदले प्रीमियम चलेगा। ओके, बट कैपिटल जितनी जा रही है उतनी हमको नई कैपिटल चाहिए ही चाहिए, चाहे फ्रेश इशू से कैपिटल आए, चाहे वो सीआरआर के फॉर्म में पड़ी रहे, क्योंकि सीआरआर इज एज गुड एज शेयर कैपिटल, क्योंकि उसका यूज ही एक ही है। लास्ट में जाकर के वो कहाँ शिफ्ट होगी, शेयर कैपिटल में। प्रीमियम तो फिर भी क्या हो सकता है, इधर उधर काम आ सकता है, सीआरआर तो और कहीं काम ही नहीं आता। तो इसलिए प्रोसीड्स का फाइनल मीनिंग क्या हुआ, फ्रेश इश्यू से कैपिटल का कितना पैसा आया, और वो भी कब तक, टिल डेट ऑफ बाईबैक। जो बाईबैक के बाद आने वाला है उससे कोई मतलब नहीं। ओके, प्रीमियम का पैसा लिया उससे कोई मतलब नहीं, एग्जिस्टिंग शेयर जो पहले से इश्यूड थे उसका कोई प्रोसीड्स आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? लिखो भाई। हाँ, पहले तो इक्वेशन लिख लो। हाँ, ये वाली इक्वेशन लिख लीजिए। हाँ, लिख ली भाई। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बाईबैक इक्वल्स टू, हाँ फिनिश्ड। चलिए नेक्स्ट लिखो। हाँ, इक्वेशन हो गई। अब लिखिए, अगले पेज पे खूब होगी ना जगह शायद। हाँ हाँ, बहुत कुछ लिखना है। लिखिए, हाँ, ये हेडिंग लगाइए, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। हाँ, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। हाँ, मतलब इसका मतलब क्या है, लिखिए, इट मीन्स अमाउंट रिसीव्ड ब्रैकेट में, दैट इज कलेक्टेड, पैसा कितना आया, दैट इज कलेक्टेड, ये नहीं मंगाया कितना, आया कितना। ठीक है, सो अमाउंट रिसीव्ड ब्रैकेट में, दैट इज कलेक्टेड। ठीक है, टूवर्ड्स शेयर कैपिटल। हाँ, पैसा भी कौन सा वाला चाहिए हमको, कैपिटल वाला, प्रीमियम वाला नहीं चाहिए। टूवर्ड्स शेयर कैपिटल ब्रैकेट में लिखिए, दैट इज एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, दैट इज एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। हाँ, ब्रैकेट क्लोज। तो क्या लिखा है भाई, प्रोसीड्स का मतलब क्या है, अमाउंट रिसीव्ड टूवर्ड्स शेयर कैपिटल। हाँ, ये कब तक आना चाहिए भाई, बाईबैक से पहले पहले। ठीक है, बिफोर बाईबैक, बिफोर बाईबैक। ठीक है, बाईबैक से पहले पहले। फ्रॉम
different class from different class of shares. ब्रैकेट में लिखिए फॉर एग्जाम्पल. हाँ, डिफरेंट क्लास का मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाईबैक इक्विटी शेयर का कर रहे हैं तो डिफरेंट क्लास क्या हो सकता है? प्रेफरेंस शेयर्स. फॉर एग्जाम्पल in case of equity buyback, in case of equity share buyback, company can issue fresh preference shares. हाँ, fresh होने ज़रूरी है. fresh preference shares. नोट लगाओ. Proceeds of existing issue is not considered. Proceeds of existing issue is not considered. वो काउंट नहीं होएगा. तो हुआ फर्स्ट रूल. प्रोसीड्स का मतलब क्या है? हेडिंग लगाओ नेक्स्ट. CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. हाँ, इन शॉर्ट वी कॉल इट एज CRR. बोले जी. नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? मैं इक्विटी शेयर बाई बैक कर रहा हूँ और पहले से हमारे पास में कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, पहले से हैं, उसको अब मैं कन्वर्ट कर दूँ तो क्या ये कंसिडर हो जाएगा? क्या पैसा आया? क्या नया पैसा आया? क्या कहाँ आया? वो तो पहले से आया हुआ था. ये तो और भी, मैं तो आपको ये भी कहा पहले से प्रेफरेंस शेयर इशूड हैं जिनके पैसे मंगाने बाकी हैं. आपने कहा पैसे मंगा देता हूँ, पैसा भी आ रहा है पर नए शेयर का नहीं आ रहा है. मतलब अगर मैं बाईबैक करने आया हूँ, उस बाईबैक के पर्पस के लिए मुझे फ्रेश इश्यू करना पड़ेगा. अब वो फ्रेश इशू में कन्वर्टिबल है, नॉन कन्वर्टिबल है, रिडीमेबल है, उसकी लॉ कहता है हमको कोई चिंता नहीं है. कारण आप कहोगे मैंने इक्विटी शेयर बाईबैक किया, मैंने फ्रेश इशू में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दे दिए, तो बाद में उनका भी तो पेमेंट होगा. उनका जब पेमेंट होगा ग्रुप 1 का चैप्टर आ जाएगा, वो भी सेम एक रामायण गाता है. हाँ, वहाँ पे फिर वो डिफरेंट क्लास हट जाता है. बस इतना सा फर्क है. वहाँ रिडम्पशन में क्या जा फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड इक्वल्स टू, वो कहता है फिर से नए शेयर इशू करो. मतलब ये साइकिल चलती रहेगी. प्रेफरेंस शेयर इशू किए तो उसके रिडीम करने के लिए फिर नए प्रेफरेंस शेयर इशू करो या इक्विटी शेयर इशू करो. ठीक है, फिर वापस उसको बाई बैक या रिडीम करना है, फिर वापस नया चाहिए. एग्जिस्टिंग का पैसा काम नहीं आएगा. ठीक है, पहले से पैसा आया हुआ था वो तो हरगिज़ ही काम नहीं आएगा. रीज़न, जो पहले से पैसा आया हुआ था वो तो आप बाई बैक करो चाहे नहीं करो, उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते. लॉ से इस बाईबैक में क्योंकि शोल्डर को अब आप जाकर के वापस पैसा चुकाने वाले हो, वो चुकाना चाहते हो, तो क्रेडिटर्स चिल्लाएंगे. क्रेडिटर कहेंगे काम करो भाई, एक पार्टनर जा रहा है, इसको ऐसे समझिए, तो नया पार्टनर लेके आओ. वो नया पार्टनर जो है वो सेम क्लास वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर हमारे इसका रिडम्पशन का बाईबैक का कोई पर्पस सॉल्व नहीं हुआ. बट अदरवाइज क्रेडिटर्स इसके लिए हाँ बढ़ने वाले नहीं हैं. कैपिटल 1 लाख जा रही है तो एग्जिस्टिंग कैपिटल के लिए मत बोलोगे ये पड़ी है ना, ये है ना, भले ही सब कुछ हो. आपने कहा कंपनी बहुत हेल्दी है, क्रेडिटर तो है 5 लाख रुपए के, बैंक में पड़ा है 50 लाख रुपए. लॉ कहता है वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट. ठीक है, आपको फ्रेश इशू करना ही पड़ेगा. और फ्रेश इशू नहीं करना चाहते, आप कह रहे हो हमको ज़रूरत ही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन दिया है ना, आप CRR बना के छोड़ दो. ओके. हाँ भाई, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिखिए. इट कैन बी मेड आउट ऑफ फॉलोइंग रिजर्व्स. हाँ, अब CRR के लिए कौन कौन से रिजर्व्स काम में आ सकते हैं? इट कैन बी मेड आउट ऑफ फॉलोइंग रिजर्व्स. हाँ, तो हमारे बैलेंस शीट में कई तरह के रिजर्व्स होते हैं. अभी जैसे मैंने लिस्ट बनाई, तो आप कहेंगे अगर मुझे CRR बनाना है तो मैं कौन से रिजर्व्स काम में ले सकता हूँ? तो लॉ सेज CRR सिर्फ उन रिजर्व से बन सकता है
जिन रिजर्व से कंपनी डिविडेंड दे सकती है, और जिन रिजर्व से कंपनी डिविडेंड दे सकती है दे आर कॉल्ड एज डिविजिबल प्रॉफिट। जिन प्रॉफिट्स को बांटा जा सकता है, रुकेगा अभी। अब कौन कौन से प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दिया जा सकता है? एक तो पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बैलेंस को डिविडेंड में बांट सकते हो, एक जो जनरल रिजर्व है उसको भी डिविडेंड के फॉर्म में बांटा जा सकता है, और एक तीसरा और आता है अपना कैपिटल रिजर्व। जैसे वो फोरफीचर करके री इशू करते हो ना, वो जो कैपिटल रिजर्व बनता है लॉ से उसको भी डिविडेंड में बांटा जा सकता है। ओके हाँ, पर कैपिटल रिजर्व के लिए एक फॉर्मेलिटी है, इट शुड बी रियलाइज्ड इन कैश। मतलब ये कैपिटल रिजर्व जो हमने बनाया है उसमें जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ है वो जेन्युइन प्रॉफिट होना चाहिए, एक्चुअल में कैश से रियलाइज हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख की मशीन 1.5 लाख में बेच दी, 50,000 का प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट जाना तो पिनल में ही चाहिए, आपने कहा नहीं मैं कैपिटल रिजर्व में ले जाऊंगा, ले गए भाई। अब वो कैपिटल रिजर्व में जो 50,000 का प्रॉफिट आया वो मशीन बेचने से आया है, यानी कि वो रियलाइज्ड इन कैश है। इसी का सिमिलर एग्जांपल, मशीन की वैल्यू 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख हो गई, तो अपन अभी डिस्कस किया रीवैल्यूएशन रिजर्व बना देंगे। आपने कहा रीवैल्यूएशन रिजर्व नाम पसंद नहीं आया मेरे को, मैं इसको कैपिटल रिजर्व में डाल देता हूँ, डाल दिया। तो ये वाला जो कैपिटल रिजर्व 50,000 का है ये तो सिर्फ रीवैल्यूएशन से बना है, ये कोई पैसा कैश में नहीं आया था, इसका मतलब इसको डिविडेंड के फॉर्म में नहीं बांट सकते। आप सोचेंगे कि इतना कौन ध्यान रखेगा कि कौन सा कैश में आयान कौन सा नहीं आयान, अपन लोगों का फिर काम यही है, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ओके एक चीज़ बताइए, जो फोरफीचर वाला बैलेंस आप कैपिटल रिजर्व में डालते हो, ये वाला कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश होता है कि नहीं होता है? होता है? नहीं होता है? होता है? कैसे? तो देखिए, आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, ये नहीं एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। दैट डज नॉट मीन्स, मतलब जो प्रॉफिट आया वो ओरिजिनली कैश में रियलाइज होना चाहिए। तो हम शेयर फोरफीचर में अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वही अमाउंट कैपिटल रिजर्व में आता है। शेयर फोरफीचर में कौन सा अमाउंट ट्रांसफ़र होता है? जो उस पुराने शोल्डर ने पैसे दिए थे और हमने खा लिए। मतलब मैंने आपको कहा था ये शेयर फोरफीचर नहीं, एक्चुअल में तो पैसों का फोरफीचर है। तो जो पैसे फोरफिट किए वो शेयर फोरफीचर में जाते हैं, फिर वापस उसमें से जो आपने डिस्काउंट दिया वो माइनस हो जाता है, और बचा हुआ अमाउंट कैपिटल रिजर्व में आता है। तो बताओ, वो शेयर फोरफीचर का जो अमाउंट कैपिटल रिजर्व आया वो ओरिजिनली कैश में आया था कि नहीं आया था? आया था। इसका मतलब दैट इज रियलाइज्ड इन कैश। ओके, तो दैट इज हाउ वी आइडेंटिफाई क्या रियलाइज्ड इन कैश है या नहीं है। तो डिविडेंड देने के लिए जनरली ये 3 रिजर्व्स काम आते हैं। आप कहेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से दे सकते हैं क्या डिविडेंड? तो लॉ में कोई रिक्वायरमेंट है क्या प्रीमियम कैन बी गिवन एज डिविडेंड? नो। इस मतलब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम इज़ नॉट डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो ये 3 डिविजिबल प्रॉफिट्स है। हाँ लिखो भाई, अब क्या लिखा है मैंने? इट कैन बी मेड आउट ऑफ फॉलोइंग रिजर्व्स। हाँ ब्रैकेट में लिखिए डिविजिबल प्रॉफिट्स, डिविजिबल प्रॉफिट्स, divisible profits which can be distributed as dividend, which can be distributed as dividend, जिसको हम डिविडेंड के फॉर्म में बांट सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज। हाँ लिखिए, सबसे पहला कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश। हाँ देखिए, मैंने सबसे पहला ये लिखवाया, उसका रीज़न बताऊंगा अभी। कैपिटल रिजर्व आगे लिखिएगा रियलाइज्ड इन कैश, ये काम मैं ले सकता हूँ। दूसरा नंबर लगाओ, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ऑब्लिक, हाँ क्वेश्चंस में कई बार इसके और भी सरनेम मतलब क्या कहते हैं डिफरेंट नेम्स है। जनरल रिजर्व भी नाम होता है, ऑब्लिक लिखिए रेवेन्यू रिजर्व, ऑब्लिक रेवेन्यू रिजर्व, ऑब्लिक फ्री रिजर्व, फ्री फ्री ठीक है, फ्री रिजर्व, ऑब्लिक डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व,
मतलब कोई नाम से आ जाए, ये सब एक ही लोग हैं, ठीक है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, देखिए नाम ही, डिविडेंड को इक्वलाइज करने के लिए। कल परसों मैंने आपको कहा था ना, एक एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड मेंटेन करनी होती है, ठीक है। तो बाई चांस किसी साल प्रॉफिट कम हो गया तो अपन ग्रुप 1 में पढ़ेंगे, उसका भी रूल बने हुए हैं। क्या आप अपने रिजर्व्स में से भी क्या करो, पैसा निकाल के एवरेज डिविडेंड को मेंटेन करने की कोशिश करो, तो दैट इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। हाँ, सी पॉइंट में लिखो थर्ड, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो 1 2 3 लिखते हो ना, ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे तो थ्योरी में फिर पूरा पढ़ना पड़ता है क्या क्या लिखा हुआ था। हाँ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखवाया है। दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर आई एम गोइंग टू यूज। आपने क्वेश्चन में तीनों है, अब किसको लूँ? हाँ, ये नहीं सब में से प्रोपोर्शनेटली ले लो, ठीक है। पहले मैं किसको काम में लूँगा? कैपिटल रिजर्व इन कैश, उसके बाद जनरल रिजर्व, और लास्ट में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। हाँ, लॉ में ये कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, इट इज़ सिंपल लॉजिकल सीक्वेंस, ओके। लॉजिकल सीक्वेंस कैसे होती है? सपोज आपकी जेब में 2,000 रुपये हैं, ओके। उसमें एक नोट थोड़ा फटा गला सा है, बाकी थोड़े नए हैं, तो आप सबसे पहले खर्चा करते हो कौन सा नोट चलाने की कोशिश करोगे? फटा हुआ। एक डुप्लीकेट है, बाकी असली हैं, तो पहले कौन सा चलाने की कोशिश करोगे? हैं? वेरी सैड, मतलब डुप्लीकेट नोट भी चला दोगे, कुछ तो ईमान धर्म रखो, हैं? फटा हुआ तब तो ठीक है, मतलब डुप्लीकेट भी कहाँ, चलने दो, अपने क्या है। तो अंडरस्टैंड। वैसे ही ये जो रिजर्व्स हैं, P&L अकाउंट इज सच अ रिजर्व जो हर जगह अवेलेबल है, किसी के साथ भी कि हाँ चलो साहब मेरे को यूज़ करना है कर लो, मतलब हर जगह आहुति देने को तैयार है। ये जनरल रिजर्व जो है, ठीक है, देखिए ये बैलेंस शीट में भी जो नाम है ना, क्या नाम है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसका रीज़न है P&L अकाउंट इज सरप्लस, बाकी सब रिजर्व नेचर के हैं, कि नहीं इधर नहीं चलूँगा, वो कहता है यहाँ मैं नहीं जाऊँगा, है ना भाई। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कहता है बस इधर ही चल सकता हूँ, CRR कहता है बस ये काम मेरा है, बाकी दूसरों को बोलो। तो वैसे ही कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व का भी जब काम में लेने का टाइम आता है ना, उनके भी नखरे होते हैं कि इतना ही काम ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, इतना तो पीछे बैलेंस छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अब जब मौका आया है कि बाई बैक में कुछ बोल नहीं रहे हैं कि किताब ही उठा लो, तो पहले क्या करो, इनको काम में लो, लास्ट में P&L अकाउंट। इट इज़ जस्ट अ लॉजिकल सीक्वेंस। लॉ में कोई रिस्क्रिप्शन नहीं है, पहले ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। इट्स जस्ट बेस्ड ऑन लॉजिक, ठीक है। समझ में आ गया भाई ये कंडीशन? जितनी फेस वैल्यू के शेयर हम खरीदेंगे उसके बराबर फ्रेश इश्यू का नया पैसा चाहिए, और अगर पैसा नहीं आ रहा है या कम आ रहा है तो बचा हुआ CRR बनाना पड़ेगा। हाँ, अब आपके मन में आ जाए, मान लो कंपनी कह दे फ्रेश इश्यू हमको करना नहीं, और रिजर्व्स नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो ऐसी कड़की कंपनियों को बाईबैक के सपने भी क्यों आ रहे हैं? ठीक है, बाईबैक वही कंपनियां करेगी ना जिनके पास में एडिक्वेट फंड्स हैं, ठीक है, और पैसे हैं। अदरवाइज ऐसी कंपनियां बाईबैक भी करके कर क्या लेगी? वैसे भी उनका शेयर 10 की जगह 5 में मिलेगा। भाई जिन कंपनियों में रिजर्व सरप्लस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो उनकी शेयर की मार्केट प्राइस भी क्या होगी? फेस वैल्यू के आसपास ही होगी, या अगर कम में ही होगी, तो ऐसी कंपनियां वैसे भी बाईबैक नहीं करेगी। भाई खुद के खाने के पैसे है ही नहीं और आप कहेंगे चलो हम डोनेशन करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है भाई? इफ बाईबैक इज एट प्रीमियम। अभी तो ये सिर्फ वो TCS के 1 रुपये की बात हुई, आपने कहा 4,499 का क्या होगा, तो 4,499 के लिए, मतलब ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ बाईबैक इज एट प्रीमियम, तो सच प्रीमियम इज प्रोवाइडेड दैट इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम फॉलोइंग रिजर्व्स। तो अब जो हम प्रीमियम पे करने वाले हैं, आप कहेंगे वो प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट ऑफ भी तो करना पड़ेगा, तो राइट ऑफ कहाँ से करें? आप कहेंगे राइट ऑफ की तो फिलिंग कल परसों मैंने एंट्री की, उसमें लगा ही नहीं कि एंट्री क्या की थी हमने, शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट, पर सिक्योरिटीज प्रीमियम होना तो चाहिए। तो मान लीजिए आपने कहा हम 10,000 शेयर बाईबैक करेंगे, 10 रुपये वाले एट द रेट ऑफ 50, तो इसमें एंट्री क्या होगी भाई?
इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगी, कितने से? 1,00,000 रुपीज़ कैपिटल का अमाउंट, और 4,00,000 रुपये कहाँ डेबिट करना है? प्रीमियम में। तो अब आप कहेंगे ये प्रीमियम जो है मैं डेबिट कर दूंगा, एक काम करता हूँ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में, लॉ अलाउ भी करता है, पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में पता चला 1,50,000 रुपये ही है। तो ये थोड़ी नहीं क्या हो गया, 4,00,000 डेबिट कर दो, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। ये रिजर्व जो है ना, ये मैंने अभी कहा रिजर्व नेचर के हैं, ये सबसे पहले एसेट साइड में आते नहीं कि हम तो हमारे घर में ही रहेंगे, ठीक है, रिजर्व सरप्लस में। और जो बेचारा पीएनएल अकाउंट है वो सब जगह एडजस्ट हो जाता है, सरप्लस में भी वही है, डेफिसिट में भी, माइनस में भी चलेगा, रिजर्व्स माइनस तो हो ही नहीं सकते। तो आप कहेंगे फिर दूसरे को पकड़ो भाई, तो आप कहेंगे ये रहे पीएनएल अकाउंट है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, इनको भी क्या कर लेंगे, काम में ले लेंगे। तो हमने जितना भी प्रीमियम पे किया, अच्छा मैंने आपको कहा था अपना काम यही होता है एंट्री 1 की 2 करो, तो अब आप कहेंगे 4,00,000 मैं यहीं पे कर दूँ ना कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम डेबिट, आप कहेंगे 1,50,000 रुपया है, 1,00,000 रुपया आपने कहा जनरल रिजर्व में पड़ा है, चलो जनरल रिजर्व डेबिट, फिर पीछे कितना बच गया भाई, 1,50,000 और चाहिए, आपने कहा पीएनएल अकाउंट पड़ा है, ठीक है, टू बैंक। हाँ, पर इस चैप्टर में तो अपन एक एंट्री से तो काम चलाएंगे नहीं, आप कहेंगे थोड़ी 2-3 एंट्रियाँ करेंगे, लगना भी चाहिए बाईबैक जैसी कोई चीज़ हुई है, ओके। तो भाई इवेंट की फीलिंग भी तो आनी चाहिए ना, समथिंग हैज़ टेकन प्लेस। तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट स्प्लिट दीज एंट्रीज इनटू 2-3 एंट्रीज। जैसे इश्यू ऑफ शेयर में भी आपने एकदम टुकड़ों में अच्छे से एंट्रियाँ की ना, भाई लगना भी चाहिए कि एंट्रियाँ की, बाकी तो लास्ट में इफेक्ट देखो तो वही था। तो अब आप कहेंगे क्या बाईबैक करना है, एक काम करिए पहले हम ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितना, 1,00,000 रुपीज़। ये जो प्रीमियम देना है 4,00,000 रुपये, आई डेबिटेड टू अ न्यू अकाउंट कॉल्ड एज प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट। हाँ, प्रेफरेंस शेयर का आएगा तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट। हाँ, थोड़ा आपका काम पड़ा भी होगा, वो डिबेंचर के इश्यू के वक्त एंट्री की होगी ना आप लोगों ने, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वहाँ तो क्रेडिट करते थे, प्रोविजन बनाते थे। यहाँ तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डेबिट कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ मतलब ये अकाउंट डेबिट में आ गया, लॉस इसको बाद में राइट ऑफ की भी एंट्री कर दूंगा। हाँ, टू बैंक भी नहीं करूँगा, आप कहेंगे पहले एक बार ड्यू करते हैं, शेयर बाई बैक अकाउंट, वो है ना ज़बरदस्ती वाली एंट्रियाँ कैसे बढ़ाई जाए। फिर आप कहेंगे आप पैसे दो भाई, शेयर बाई बैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये लो साहब 5,00,000 रुपये दे दिए। आप कहें ओके सब काम हो गया, पर आपने कहा नहीं इसको जगह पे सेटल भी तो करना है। तो अब आप कहेंगे अब एंट्रियाँ करो, क्या क्या, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम डेबिट, और कौन सा था भाई, जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाई बैक। तो एक की खींच के अपन ने 3 एंट्रियाँ कर ली, बस इतनी ही है, क्लियर। पहले ड्यू किया, फिर पैसे दिए, उसके बाद में प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया, ओके। तो अब ये प्रीमियम कौन कौन से रिजर्व्स में से काम आ सकता है, लिखो भाई। पहला सिक्योरिटीज प्रीमियम, हाँ तो प्रीमियम जो हमने पे किया, आप कहेंगे अगर हमारे पास में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पड़ा है उसको काम में ले लो, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। हाँ, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, ऊपर वाले जो 3 लिखे थे ना उनको कॉपी पेस्ट कर लो। सेकंड नंबर पे कौन आएगा भाई, कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश, हाँ जी। थर्ड नंबर पे जनरल रिजर्व ऑब्लिक उसके जो भी घर वाले दूसरे नाम थे, होता है ना जैसे अपने घर का नाम, स्कूल का नाम, वैसे यहाँ जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, और लास्ट में हाँ जी, 4th नंबर किसका, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये रिजर्व्स हैं जिनसे आप इस प्रीमियम को राइट ऑफ कर सकते हो। मतलब टेक्निकली आपको जितना प्रीमियम देना है उतने हमारे पास रिजर्व्स भी होने चाहिए। पता चला 5,00,000 रुपए का बाईबैक करना है, हमारे पास रिजर्व तो 2,00,000 के ही हैं, तो अपने कोई बाईबैक करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी जितनी हैसियत है उतना ही काम करो। भाई आपके पास 2,00,000 रिजर्व है और 1,00,000 कैपिटल है, आप 3,00,000 में निपटाओ।
आपने कहा शेयर होल्डर तो इससे कम में तैयार नहीं है, तो शेयर कम खरीदो। भाई लॉ ने कहा हाईएस्ट 25% खरीद सकते हो, ज़बरदस्ती थोड़ी 25 तो खरीदने ही खरीदने हैं। आप 1% खरीदो, 2% खरीदो, 3% खरीदो। सो यू कैन डिसाइड ऑन द वेज एंड मीन्स जितना आपके पास फंड्स है उससे ज़्यादा बाईबैक पॉसिबल नहीं होएगा। तो ये बेसिक कंडीशंस हुई बाईबैक की कि सबसे पहला क्या ध्यान रखना है, फुली पेड होने चाहिए। पार्टली पेड हैं, पहले उनसे कॉल मनी मंगाओ, फुली पेड करो। आप कहेंगे वो कॉल मनी जो आएगी क्या वो इसमें कंसिडर होगी क्या? ये बात ही किसकी हो रही है? फ्रेश ताज़ा चाहिए, बासी नहीं चलेगा, पुराना शेयर का कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड कंडीशन आपने कहा ओके कैपिटल का कितना पेमेंट करना है, प्रीमियम का कितना पेमेंट करना है। प्रीमियम वाला तो यहाँ पर आएगा, कैपिटल का मैं जितना पेमेंट कर रहा हूँ फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक जितना है उसके बराबर फ्रेश इश्यू ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स और उसका कैपिटल का पैसा आना चाहिए, वो भी बाईबैक की तारीख से पहले पहले। आपने कहा बाईबैक के 2 दिन बाद ही आ रहा है, तो एक काम करो बाईबैक की 2 दिन बाद कर लेना, ठीक है। भले आपका तो 2 घंटे बाद भी आ रहा है, काउंट नहीं होगा, कि लॉ के हिसाब से ही चलेगा। एंड देन अगर फ्रेश इश्यू नहीं है तो अपने CRR बनाओ, ओके। हाँ, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी समझिए। आपने कहा मेरे पास रिजर्व्स हैं 4 लाख रुपए के बराबर, फ्रेश इश्यू नहीं करना चाहता, तो CRR बनाना पड़ेगा। कितने का? 1 लाख। जैसे 1 लाख का CRR बनाओगे रिजर्व कितने हो जाएंगे? 3 लाख, क्योंकि प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए CRR तो काम आता नहीं है। प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए आप कहेंगे ये वाले रिजर्व्स ही काम आते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 1.5 लाख पड़ा था, जनरल रिजर्व 1 लाख था, पिनल अकाउंट 1.5 लाख था, टोटल 4 लाख के रिजर्व हैं। ये 4 लाख के रिजर्व देख के आपने प्लानिंग कर ली कि चलो 50 रुपये में एक शेयर खरीदना है, 10,000 शेयर खरीद लेते हैं। आपने कहा 1 लाख इसमें चाहिएगा और 4 लाख यहाँ से ले लूँगा। पर अब पता चला फ्रेश इश्यू अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, तो फ्रेश इश्यू नहीं करते ही तो आप कहेंगे CRR भी बनाना पड़ेगा। जैसे ही CRR बनाओगे, मान लीजिए जनरल रिजर्व में से बनाया, तो जनरल रिजर्व तो कहाँ चला गया भाई अब CRR में। तो अब आपके पास प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए कितना पैसा बचा है? 1.5 और 1.5 3 लाख। बाईबैक अटक जाएगा फिर से। आप कहीं काम करते हैं ना, पहले ये एंट्री कर लेते हैं CRR बाद में। हाँ, पहले CRR का प्रोविज़न होगा, उसके बाद प्रीमियम। और जैसे भी समझो कुल मिला के है तो 4 लाख की, दोनों को सेटिस्फाई करना है, इसको भी पैसा देना है और CRR को भी देना है, तो उतना बाईबैक ही आपको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। अब इस चैप्टर के जहाँ तक क्वेश्चंस आर कंसर्न, 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं। एक सिर्फ एंट्रियाँ करके आ जाओ कि ये बाईबैक करना है, आपने कहा ओके ये एंट्रियाँ कर दी, काम खत्म, मतलब अकाउंटेंट वाला रोल। दूसरा लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है कंसल्टेंट वाला। क्वेश्चन कहेगा कि ये बैलेंस शीट है, आप ही बताओ कितने शेयर खरीद सकते हैं और फिर एंट्रियाँ कर देना। मतलब वी नीड टू डू द कैलकुलेशन कि कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ डिफरेंट 3 फार्मूले लगते हैं। तीनों फार्मूले से अलग अलग शेयर्स की कैलकुलेशन आएगी, उनमें से जो लोएस्ट आएगा उतने ही शेयर्स बाईबैक हो पाएंगे। तो दैट इज़ हाउ वी कैलकुलेट मैक्सिमम शेयर्स टू बी बॉट बैक। तो वो अपन अब मंडे को करेंगे, कल नहीं करेंगे, ठीक है। तो मंडे अपन